आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के जो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। ये विभिन्न एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो उसकी मांग की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु का दाम घट जाता है तो उसकी मांग डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि मार्केट का रूल है कि जब भी किसी वस्तु का कीमत घट जाता है तो उसकी मांग क्या है, बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मांग बढ़ जाएगा। और जब दाम बढ़ जाएगा तो उसकी मांग क्या है, कम जाएगी। यानी कि एक दूसरे की क्या है, पूरक है। जब दाम घटता है तो मांग बढ़ जाती है और जब दाम बढ़ जाता है तो मांग क्या है, घट जाती है। तो क्या है, वस्तु के जो कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध है। यानी कि कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगी, मांग जब कीमत बढ़ जाएगा तो मांग घट जाएगी। दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा। कह रहा है अदृश्य वस्तुएं, अदृश्य वस्तुएं किस गतिविधि में आती हैं। देखिए अदृश्य वस्तु वैसा वस्तु जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसे अदृश्य वस्तु कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास गाने की कला है तो क्या है, एक अदृश्य वस्तु है। किसी के पास पेंटिंग की एक कला है, ये सब क्या है, एक जो एक्टर है उसके पास कला है, तो ये सब क्या है, एक अदृश्य वस्तु है। और ये किस गतिविधि के अंतर्गत आते हैं, तो ये तीसरे गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में तीन क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि प्राकृतिक प्रदत्त, यानी कि जो प्राकृतिक प्रदत्त सभी गतिविधि है वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। वहीं तो द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, जैसे इंडस्ट्री में कोई गतिविधि हो रही है, कोई चीज का निर्माण हो रहा है, विनिर्माण है, ये क्या द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है कि सेवा, जब सेवा देते हैं किसी भी चीज का, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, बैंकिंग, परिवहन, ये सब क्या तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये जो अदृश्य वस्तु है ये तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। दो का आंसर हो जाएगा सी। चलिए तीसरा क्वेश्चन, भारत में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो अभी हम बता रहे थे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो देखिए जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है वो है तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा जीडीपी में है। वही पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा लोग किस क्षेत्र में लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा रोजगार किस क्षेत्र में पाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो रोजगार है प्राथमिक क्षेत्र में मिलता है। वही जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है जो तृतीय क्षेत्र का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का साधन निजी स्वामित्व में होता है। निजी स्वामित्व में सबसे ज्यादा देखा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा निजी लोग के हाथों में होते हैं, क्योंकि जिसके पास पूंजी है वो अर्थव्यवस्था में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर ज्यादा मुनाफा होती है। और वहां पर क्या होती है, जो वहां पर मूल्य का जो निर्धारण है वो बाजार स्वयं तय करती है। वहां पर सरकार बाजार के मूल्य में हस्तक्षेप नहीं करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में, कौन सी अर्थव्यवस्था अधिक दक्षता व नवाचार को प्रोत्साहित करती है। यानी कि इनोवेशन किस अर्थव्यवस्था में ज्यादा देखने को मिलता है। तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये नवाचार और दक्षता है ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर लाभ कमाने के उद्देश्य से नई नई इनोवेशन किया जाता है, नई नवाचार किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिक दक्षता व नवाचार देखने को मिलता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी भूमिका होती है। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी भूमिका किस क्षेत्र में होती है, तो ये समाजवादी में होता है। समाजवादी का मतलब होता है कि यहाँ पर मूल्य का नियंत्रण है वो सरकार तय करती है। अगर मान लीजिए किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो सरकार सब्सिडी दे करके मूल्य को नियंत्रित करती है। यहाँ पर क्यों, क्योंकि कल्याणकारी अर्थव्यवस्था होती है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था है। और वहां पर सरकार चाहती है कि सभी व्यक्ति को जो वस्तु है जो उचित मूल्य पर प्राप्त हो, ज्यादा मूल्य न हो, तो इस चीज को ध्यान रखती है और सरकार समय समय पर वस्तु को मूल्य का नियंत्रण करती रहती है और आकलन करती है। तो ये होता है कहाँ पर, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में होती है। चलिए 7 नंबर, देश का वार्षिक वित्तीय वर्ष का कार्यकाल क्या है। यानी कि देश का जो वार्षिक वित्तीय वर्ष है वो कौन सा है, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो कार्यकाल होता है 1 साल का, वो देश का वार्षिक वित्तीय वर्ष होता है। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, भारत में बैंकिंग व्यवस्था में कौन सा नियंत्रण करता है। देखिए भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण है वो आरबीआई के द्वारा नियंत्रण होता है। आरबीआई है जो बैंक को नियंत्रण करता है। आरबीआई है जो सभी बैंक का बैंकर के रूप में भी काम करता है। जो विभिन्न गाइडलाइंस होते हैं वो आरबीआई ही निर्धारित करती है और कमर्शियल बैंक को उसको फॉलो करना पड़ता है। इस प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 9 नंबर देखिए, हिंदू वृद्धि दर का संबंध निम्नलिखित में किससे है।
देखिए, हिंदू वृद्धि दर है जो प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा दिया गया था। भारत में आजादी से लेकर के 1970 के दशक तक जो अर्थव्यवस्था में विकास हुआ था वो लगभग देखा जाए तो 3.5% से कम की विकास दर था। इसी को प्रोफेसर राजकृष्ण थे वो हिंदू वृद्धि दर कह करके संबोधित किए थे। इसमें जनसंख्या हिंदू धर्म से और जनसंख्या वृद्धि से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये अर्थव्यवस्था का एक शब्दावली है जिसका संबंध होता है किससे, तो राष्ट्रीय आय से इसका आकलन किया जाता है और ये देश की आर्थिक उन्नति का एक मापक है। इसमें हिंदू शब्द ये एक ऐसे ही व्यवहार में प्रयोग किया गया था प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा और इसमें हिंदू धर्म और जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं था। ये अर्थव्यवस्था का एक टर्मिनोलॉजी है जो राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। ग्रीन जीडीपी किससे संबंधित है? देखिए, ग्रीन जीडीपी है जो नई अवधारणा है। इसमें कहा जाता है कि जो आप देश में विकास कर रहे हैं, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि देश की जो आर्थिक आकलन का जो माप कर रहे हैं देश में, वो अब ग्रीन जीडीपी के आधार पर होना चाहिए। यानी कि आपने जो अपने देश के उन्नति में कितना पर्यावरण का क्षरण किया है, कितना पर्यावरण को हास किया है, नुकसान पहुंचाया है, उसको घटाइए। उसके बाद जो आपका जीडीपी बच रहा है तो वो क्या कहलाता है, ग्रीन जीडीपी कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा ए, पर्यावरण क्षति को घटा करके जीडीपी। मान लीजिए 10 रुपया टोटल जीडीपी है और पर्यावरण का लॉस आप 2 रुपया के किए हैं, तो 10 में से 2 घटा दीजिए तो 8, तो ये ग्रीन जीडीपी कहलाएगा। जो 8 रुपया आपका हो गया ग्रीन जीडीपी कहलाएगा। यानी कि जो आप जीडीपी टोटल है उसमें से पर्यावरण कितना लॉस किए हैं उसको घटा दीजिएगा तो ग्रीन जीडीपी कहलाता है। ये एक नई अवधारणा है। ये 10 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 11 नंबर। एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय वाई CIGXM क्रमशः है। देखिए, सी का अर्थ होता है कंजप्शन, आई का अर्थ होता है इन्वेस्टमेंट, जी का होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स का होता है आयात और एम का होता है निर्यात। ये इसका बताया गया है। इसमें पूछ रहा कौन सा फॉर्मूला है, तो जीडीपी के लिए एक फॉर्मूला निकाला जाता था जो है एक वाई बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यानी कि सी हो जाएगा कंजप्शन, यानी कि लोगों के द्वारा जो उपयोग किया गया है वो सी से कंजप्शन, आई से इन्वेस्टमेंट कि कितना नवाचार पूंजी लगा है, मशीन में हो भूमि में हो, निवेश कितना रुपया किया गया है जो, और जी से होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार कितनी खर्च कर रही है, और एक्स मतलब हो गया आयात और एम मतलब निर्यात। ये टोटल जो नेट हो जाएगा वो वही, यानी कि जीडीपी के लिए पहले जो फॉर्मूला था सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये जीडीपी का निकालने का एक फॉर्मूला था। तो आंसर 11 नंबर का हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। राष्ट्रीय आय का उपयोग निम्नलिखित में किसके मापने हेतु किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का उपयोग है जो किसके मापने के लिए, तो आर्थिक विकास को मापने के लिए राष्ट्रीय आय का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है तो हम मानते हैं कि आर्थिक विकास हो रही है, इसलिए राष्ट्रीय आय का उपयोग है जो आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा मांग प्रेरित मुद्रास्फीति डिमांड पुल इन्फ्लेशन का प्रमुख कारण है? देखिए, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कि जब मांग बढ़ जाए, मान लीजिए अभी कोई भी शादी विवाह का सीजन है और एकाएक कोई भी चीज का मांग बढ़ गया तो क्या हो गया, मांग बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लेशन उत्पन्न होता है उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण हो सकता है कि सरकार के व्यय में वृद्धि, क्या उत्पादन लागत में वृद्धि, उत्पादन लागत में वृद्धि कह रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, पहला है कि उत्पादन लागत में वृद्धि है, दूसरा है सरकारी व्यय में वृद्धि, तीसरा है मजदूरी में कमी, निर्यात में कमी। देखिए, सरकार के व्यय में वृद्धि हो जाएगा। मान लीजिए अभी सभी व्यक्ति को सरकारी जॉब लग जाए, सभी को सैलरी मिलने लगे, सभी को का बैक सैलरी मिलेगा तो क्या होगा, मार्केट में मांग बढ़ जाएगी। आप क्या करेंगे, लग्जरी सामान का डिमांड कर बैठेंगे एक बैक। इससे क्या होगी कि सामान नहीं है और एक बैक मांग बढ़ गया, जिसके वजह से क्या है, महंगाई बढ़ जाती है तुरंत। तो इसी को मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। एक सबके पास मार्केट में पैसा आ जाए जिसकी वजह से सभी लोग मांग उत्पन्न कर देते हैं और इसी को मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। ये सरकारी व्यय में वृद्धि अगर एकाएक हो जाए तो जिसके वजह से मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होने का संभावना हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। निम्नलिखित में मुद्रास्फीति से लाभ किसे होता है? मुद्रास्फीति से किसे लाभ होगा? देखिए, ऋणी वर्ग, जो ऋणी वर्ग है उसे मुद्रास्फीति से लाभ होगा। ऋणी का मतलब है कि आप किसी से कर्ज लिए तो आप क्या हो गए, ऋणी, और इन्फ्लेशन एकाएक बढ़ गया तो आप क्या हो जाएंगे, उससे लाभान्वित हो जाएंगे। तो जो ऋण दिया है वो उसको क्या होगा, घाटा हो जाएगा, तो लाभान्वित कौन होगा, ऋणी हो जाएगा। वही ऋण दाता है, इसको क्या है, तो इसको हानि हो जाएगा, इसको क्या होगा, तो इसको हानि होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर कह रहा है स्टैगफ्लेशन का तात्पर्य क्या है? देखिए, स्टैगफ्लेशन का सिंपल सा अर्थ होता है कि उत्पादन में भी कमी आ जाए, उत्पादन में कमी आ जाए और मूल्य
बढ़ जाए किसी भी वस्तु का तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति होती है। इसमें क्या होती है कि उत्पादन में कमी और मूल्य में वृद्धि हो जाती है, यानी कि मान लीजिए प्रोडक्शन कम गया किसी भी वस्तु का और उसकी मूल्य में भी वृद्धि हो गई, ये स्टैगफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न होता है। चलिए 16 नंबर, मुद्रास्फीति से बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए मुद्रास्फीति नहीं है और आपका इनकम 100 रुपया है और आप 10 रुपया खाना पर खर्च कर रहे हैं, 10 रुपया शिक्षा पर, 10 रुपया स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं, तो क्या 30 रुपया खर्च हो गया, 70 रुपया बचा रहे हैं। और इन्फ्लेशन आ गया जिसके वजह से 15 रुपया आपको खाना पर खर्च करना पड़ रहा है, 15 रुपया शिक्षा पर और 15 रुपया स्वास्थ्य पर, तो क्या 45 रुपया आपके खर्च हो जा रही है, तो 55 रुपया ही बच पा रहा है। तो पहले इन्फ्लेशन नहीं था तो आप 70 रुपया बचा लेते थे, लेकिन अब इन्फ्लेशन आ गया जिसकी वजह से क्या है आप 55 रुपया ही बचा पा रहे हैं। इन्फ्लेशन से क्या होता है कि बचत घटती है, इन्फ्लेशन जितना बढ़ेगा उतना आपकी बचत क्या होगी, घटती चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, मुद्रास्फीति के दौरान निम्नलिखित में कौन लाभान्वित होता है। देखिए मुद्रास्फीति के समय कौन सा लाभान्वित होता है, तो व्यापारी वर्ग, बिल्कुल व्यापार में जो निवेश किए वो लाभान्वित हो जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए कोई सामान खरीद के लाए सस्ता और इन्फ्लेशन की वजह से महंगा हो गया तो क्या है अब उनके पास ज्यादा मुनाफा होगा। उत्पादन वर्ग बिल्कुल ये भी चाहते हैं कि हर समय इन्फ्लेशन कुछ ना कुछ रहे जिसकी वजह से इनके प्रोडक्शन के दाम बढ़े रहेंगे और इनको लाभ होता रहेगा। अनिश्चित आय वाला व्यक्ति, मान लीजिए जिसका आय का कोई निश्चित सीमा नहीं है, कभी 200 रुपया कमा ले रहे, कभी 500 रुपया कमा ले रहे, कभी 1000 रुपया कमा ले रहे, उनके लिए क्या है लाभान्वित हो जाएंगे मुद्रास्फीति से। तो ठीक से इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, इसका सभी हो जाएगा। वही निश्चित आय वाले व्यक्ति हो जाएंगे तो उनको क्या होगा, हानि होगा मुद्रास्फीति से। मान लीजिए कोई सरकारी जॉब करने वाले व्यक्ति है और उनकी क्या है मंथली जो होता है फिक्स होता है, तो उनके लिए क्या मुद्रास्फीति उनके लिए हानि हो जाएगा। लेकिन अनिश्चित लाभ, जिसका लाभ का कोई, जिसके कमाने का कोई निश्चित आय नहीं है उसके लिए लाभान्वित होगा, जिसका फिक्स इनकम है उसके लिए क्या है ये हानि हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में संबंध कौन स्थापित करता है। देखिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में संबंध जो स्थापित करता है कौन सा है, वो फिलिप वक्र, फिलिप वक्र है जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में संबंध स्थापित करता है। देखिए फिलिप एक यूएसए के अर्थशास्त्री थे, इनका कहना था कि अगर मुद्रास्फीति होगा तो बेरोजगारी नहीं होगा और बेरोजगारी होगा तो मुद्रास्फीति नहीं होगा, दोनों एक ही हो सकता है, दोनों एक ही समय में उत्पन्न नहीं हो सकता है, दोनों एक दूसरे क्या है पूरक है। अगर मान लीजिए अभी इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो क्या है बेरोजगारी नहीं होगा, और बेरोजगारी है तो महंगाई नहीं होगा, दोनों एक ही चीज हो जाएगा। ये सिद्धांत दिए थे फिलिप, साफ दिए थे, इसीलिए इनको फिलिप वक्र कहा जाता है, ये यूएसए के अर्थशास्त्री थे। वहीं आप लाफर वक्र देख रहे हैं, लाफर वक्र है जो टैक्स के संबंध में बताता है, टैक्स के बारे में कि टैक्स के क्या स्टेटस होंगे। इनका कहना था कि अगर टैक्स की दर धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो क्या है टैक्स की जो कलेक्शन है, टैक्स की जो जमा है वो बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित सीमा पर जब टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा, एक निश्चित सीमा तक बढ़ा दिया जाएगा तो टैक्स क्या है अस्थिर हो जाएगा, और अगर उससे भी ज्यादा बढ़ाया जाए तो टैक्स की क्या है कर चोरी होने लगेगी और टैक्स कलेक्शन जो टैक्स जमा है वो कम होने लगेगा। तो टैक्स के बीच में संबंध बताए थे कौन, लाफर वक्र के द्वारा टैक्स के बारे में जानकारी मिलता है। वही कुजनेट वक्र है, कुजनेट वक्र है जो आर्थिक विकास एवं रोजगार के बीच में संबंध है, जो कुजनेट वक्र के द्वारा बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है जो हेराल्ड डोमल पर आधारित था। भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है जो 1951 से लेकर के 56 तक चला था। वहीं द्वितीय जो मॉडल था वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, द्वितीय था जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जिसका कार्यकाल रहा 1956 से लेकर के 61 तक। वहीं तीसरा जो मॉडल था वो सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित था, जो 1966 से लेकर 1961 से लेकर के 66 तक तीसरा कार्यकाल भारत के पंचवर्षीय योजना का रहा। वहीं चौथा जो पंचवर्षीय योजना है गाडगिल फार्मूला के आधार पर था और ये 1969 से लेकर के 74 तक था। देखिए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 56 से 61, तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 था, और 66 से 69 क्या था, ये पहला हॉलीडे था, क्योंकि इस समय भारत और चाइना के बीच में युद्ध भी की स्थिति हो गई थी और भारत में अकाल पड़ गया था और पाकिस्तान से युद्ध हो गया था, जिसकी वजह से कई सारे कारण थे, जिसकी वजह से 1966 से लेकर के 69 तक एक हॉलीडे पंचवर्षीय योजना का हॉलीडे था और 1969 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोलिंग प्लान कहा गया है। देखिए रोलिंग प्लान किसको कहा गया, तो रोलिंग प्लान 1978 से लेकर के 83 तक के जो बीच में काल था उसे रोलिंग प्लान कहा गया था। इस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और जनता पार्टी की सरकार थी। इसमें रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था 1978 से लेकर के 1983 तक के बीच के काल को रोलिंग प्लान कहा जाता है। चलिए
21 नंबर क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस योजना में प्रस्तुत की गई थी? तो आप जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम है जो 2013 में आया था और इस समय 2012 से लेकर के 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया है और 2012 से लेकर 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए 12वीं पंचवर्षीय योजना, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आप जानते हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो 2013 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी घटना हुई जिससे योजना बाधित हुई थी? तो आप जानते हैं कि 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हो गया था और 1965 में पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना है जो काफी नकारात्मक रहा। इसका जो हम टारगेट अचीव करने वाले थे वो नहीं कर पाए थे, इसी दो कारण से, जिसमें चीन और पाकिस्तान से युद्ध हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 का प्रमुख लक्ष्य क्या था? 2002 से जो 7 तक के जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है उसका टारगेट था गरीबी दर आधी करना और जीडीपी वृद्धि दर 8% करना। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 12 का नारा क्या था? तो 2007 से 12 तक का जो योजना था विकास के साथ समावेशन। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो थीम था, नारा था विकास के साथ समावेशन। वहीं तेज विकास और आर्थिक अवसर ये था केस का। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो था वो तेज विकास और आर्थिक अवसर है जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का हो जाएगा विकास के साथ समावेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, कह रहे कि भारत में जीएसटी को राष्ट्रपति की मंजूरी किस वर्ष मिला था? तो जीएसटी विधेयक है जो राष्ट्रपति के द्वारा 2016 में राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दिया गया था और 1 जुलाई 2017 को इसे भारत में लागू कर दिया गया है। प्रारंभ में जीएसटी में 5 दर था, 5 स्लैब था, 0, 5, 12, 18, 28, लेकिन इसे संशोधन करके अब जब इसमें केवल 3 स्लैब रखा गया है, 5 12 को हटा करके 18 कर दिया गया है और 40 जो स्लैब है उसको समाहित किया गया था। अब जीएसटी में सिर्फ 3 दर ही रखा गया है। 2016 में इसे जीएसटी राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी और 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रत्यक्ष आयकर नहीं है? ध्यान देंगे कि नहीं है, आयकर नहीं है। तो प्रत्यक्ष आयकर कौन नहीं है? तो जीएसटी। जीएसटी कैसा एक टैक्स है? तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एक अप्रत्यक्ष कर है। देखिए प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है कि जो टैक्स जिस व्यक्ति पर लगता है और अंतिम रूप से वहन वही करता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे संपत्ति कर आपके ऊपर लगता है तो आप ही उस पर अदा करते हैं, इनकम टैक्स आपके ऊपर लगता है तो आप ही अदा करते हैं। लेकिन जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है, लगता किसी और पर है और उसे चुकाता कोई और है। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सामान जब मेकिंग प्रोसेस में होता है, जब बनता है उस पर तो जीएसटी दुकानदार या जो कंपनी होती है पहले से दे चुका होता है, लेकिन जीएसटी इंक्लूड उसमें रहता है। जब आप खरीदने जाते हैं तो जीएसटी आपसे वसूल लिया जाता है। तो जीएसटी कैसा कर है? एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि लगता किसी और पर है और इससे अंतिम रूप से वहन किसी और को करना पड़ता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में किस समिति के सिफारिश पर मूल्यवर्धित कर लागू किया गया था? मूल्यवर्धित कर जिसे वैट कहते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स कहते हैं, ये किया गया था असीम दास गुप्ता समिति के सिफारिश पर किया गया था 2005 में। देखिए वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब क्या होता था कि रॉ मटेरियल, जब कोई भी सामान बनता है रॉ मटेरियल से, तो जितना रॉ मटेरियल खरीदा जाता था उस सभी पर टैक्स लगता था। और टैक्स लगते लगते क्या होती थी कि जो सामान जब बाजार में आता था बेचने के लिए तो उस पर क्या है बहुत सारा टैक्स लगने की वजह से उसका दाम क्या है बढ़ जाता था। इसे वैल्यू एडिड टैक्स कहते हैं, यानी कि जिस वैल्यू पर जैसे जैसे उसका वैल्यू बढ़ता था उससे उससे उसकी टैक्स भी बढ़ती चली जाती थी। तो रॉ मटेरियल के जितने भी पार्ट्स अलग अलग क्षेत्र से आते थे और सभी रॉ मटेरियल पर क्या होता था? टैक्स लगा होता था, जिसके वजह से अंतिम जो फाइनल गुड्स होता था उस पर टैक्स अधिक हो जाती थी, जिसकी वजह से महंगाई नियंत्रण करना सरकार के लिए थोड़ी मुश्किल होती थी। इसी के हटा करके जीएसटी लाया गया था और जीएसटी में क्या है? सभी मूल्य पर टैक्स नहीं लगता है। जिस जिस वस्तु का, जिस रॉ मटेरियल का टैक्स अदा कर चुका होता है उसे क्या है? इनपुट क्रेडिट के माध्यम से फिर से रिटर्न कर दिया जाता है, दोबारा उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। यही चीज लूप होल था वैट में, वैल्यू एडिड टैक्स में, जिसे जीएसटी ने समाप्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर,
वित्तीय क्षेत्र सुधार हेतु 1991 की प्रमुख समिति कौन सी है? तो आप जानते हैं कि नरसिम्हन समिति है जो 1991 में गठन किया गया था। देखिए नरसिम्हन समिति का जो संबंध है मुख्यतः बैंकिंग रिफॉर्म से है कि बैंकिंग में किस प्रकार से सुधार किया जाए, इसके लिए नरसिम्हन समिति का गठन 2 बार किया गया था, एक बार 1991 में, दूसरी बार किया गया था 1998 में। इन्हीं का कहना था कि कंप्यूटराइजेशन किया जाए बैंक में एनपीए किस प्रकार से कम किया जाए, बैंक में जो पब्लिक सेक्टर यूनिट होती है उसमें किस प्रकार से लोन को कम किया जाए, इसके बारे में नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था जो बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है। ये काफी महत्वपूर्ण समिति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। भारत में बजट को पहली बार किस वर्ष सामान्य बजट के रूप में पेश किया गया था? तो आप जानते हैं औपनिवेशिक काल में सबसे पहली बार बजट है जो 18 फरवरी 1860 को जॉन विल्सन के द्वारा भारत में बजट प्रस्तुत किया गया था और उस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो इसे ही भारत का बजट का जन्मदाता यानी कि भारत में बजट का पिता जॉन विल्सन को ही कहा जाता है। ये 18 फरवरी 1860 के पेश किए थे। और स्वतंत्र भारत के जो पहले बजट है जो आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा नवंबर 1947 में प्रस्तुत किया गया था। वहीं गणतंत्र भारत के जो पहले बजट है वो जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब यह सबसे ज्यादा बजट है जो मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार प्रस्तुत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। 30 नंबर कह रहा है कि एक प्रगतिशील कर प्रोग्रेसिव टैक्स वह है जिसका बोझ क्या होता है? आय बढ़ने पर बढ़ता है। आय बढ़ने पर बढ़ता है। प्रगतिशील का मतलब है जिस प्रकार से मान लीजिए आपका इनकम अभी 5 लाख है तो 5 लाख पर टैक्स लगेगा, 10 लाख हो गया तो फिर आय क्या है? आय बढ़ गई तो फिर सबसे क्या है? टैक्स बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रगतिशील कर है वह कर है जिसका बोझ आय बढ़ने पर बढ़ता है। जिस प्रकार से आपका आय बढ़ेगा तो टैक्स का दर भी स्लैब भी आपका बढ़ते चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। भारत में पहली बार पेपरलेस बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? यानी कि पेपरलेस बजट है जो पहली बार कब पेश किया गया था? तो 2021 में किया गया था। ये श्रीमती निर्मला सीतारमन के द्वारा 2021 में पेपरलेस बजट यानी कि डिजिटल रूप में बजट पेश किया गया था। तब से अब तक अब बजट है जो डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। एक अनुपातिक कर प्रोपोर्शनल टैक्स प्रणाली का अर्थ है। प्रोपोर्शनल टैक्स प्रणाली का क्या अर्थ होता है? तो ये कह रहा है कि सभी आय स्तरों पर कर की दर समान होती है तो उसे अनुपातिक कर कहते हैं। देखिए जब आपकी इनकम एक लेवल के अनुसार चल जाएगी तो उस पर क्या होती है कि मान लीजिए जीएसटी अभी तत्काल क्या है कि 30% टैक्स है तो एक लेवल के ऊपर चला जाएगा तो सबके लिए 30% ही टैक्स रहेगी। कितना भी आपका इनकम बढ़े तो 30% ही टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या अनुपातिक कर क्या होता है कि एक आय स्तर की दर समान रहती है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 33 नंबर का है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है, छुपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। ये मुख्यतः कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिंपल सी अर्थ है कि आप एक खेत में मान लीजिए 4 आदमी काम कर रहे हैं और देखने में तो लग रहा है कि 4 आदमी काम कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए एक आदमी उसमें से निकल भी गया तब भी उत्पादन उतना ही हो रहा है और पहले 4 आदमी काम कर रहे थे फिर भी उत्पादन उतना ही है। तो लगेगा क्या कि 4 आदमी रोजगार में, लेकिन क्या देखा जाए वास्तविक देखा जाए तो एक आदमी क्या थे? बेरोजगार थे, जबरदस्ती उसमें लगा हुआ है। तो उसी को बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। यानी कि एक आदमी क्या उत्पादकता क्या थी? शून्य था। अगर 3 आदमी ही उतना उत्पादन कर ले रहा है जितना 4 आदमी उत्पादन कर रहा था, इसका मतलब है कि एक आदमी की जो उत्पादकता था शून्य था। तो इसे देखने में तो लग रहा था कि रोजगार में व्यक्ति है, लेकिन क्या वास्तविक वो रोजगार में थे? नहीं थे, क्योंकि उनके हटने से उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति की जो उत्पादकता है वो शून्य है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारत में बेरोजगारी दर मापने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? देखिए भारत में बेरोजगारी की जो माप है पहले NSSO करती थी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता था, लेकिन 2019 में NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को मिला करके NSO कर दिया गया है। और नीति आयोग है जो अब बेरोजगारी की आकलन करती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा नाम होता है। इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना कर दिया गया था और ये विभिन्न प्रमुख विभिन्न जैसे कि रिपोर्ट भी जारी करता है और विभिन्न संस्था का आकलन भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। भारत में गरीबी रेखा का नवीनतम आकलन किस समिति ने से जुड़ा हुआ है? देखिए नवीनतम जो आकलन है वो रंगराजन समिति से जुड़ा हुआ है और ये 2012 में इसका गठन हुआ था और 14 में ये रिपोर्ट दिया था। तो सबसे नवीनतम है जो रंगराजन समिति से है। चलिए 36 नंबर। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अवधारणा किसने दिया था? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो मानव विकास सूचकांक है इसकी जो अवधारणा है महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। इन्हीं के द्वारा 1990 के दशक में इसे प्रतिपादित किया गया था और इसका 3 आधार है। प्रति व्यक्ति आय कितना है, इनकम के आधार पर इसे मापा जाता है, शिक्षा के आधार पर मापा जाता है
और प्रति व्यक्ति जो स्वास्थ्य है, इनकी जीवन प्रत्याशा है, उसके आधार पर मापा जाता है। तो 3 आधार है, जीवन प्रत्याशा जिसे स्वास्थ्य भी कहा जा सकता है, शिक्षा है दूसरा, और तीसरा है पर कैपिटल इनकम, यानी कि किसी व्यक्ति का इनकम कितना है उसके आधार पर इसमें आकलन किया जाता है और विभिन्न देश का रैंकिंग दिया जाता है। ये किया गया था महबूब हक के द्वारा किया गया था 1990 के दशक में। चलिए 37 देखिए, लिंगानुपात को मापा जाता है। देखिए लिंगानुपात मापा जाता है कि प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, उसी आधार पर लिंगानुपात को मापा जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए नंबर। भारत में भी कितना लिंगानुपात है, आप इसे कमेंट करके 2011 जनगणना के अनुसार पर बताएंगे कितना अभी लिंगानुपात बिहार का है और भारत का है। गिब्बन वस्तु का उदाहरण है। देखिए गिब्बन वस्तु का सिंपल से अर्थ होता है वैसी वस्तु जिसे हम लंबे समय तक संरक्षित करके नहीं रख सकते हैं, उसे गिब्बन वस्तु कहते हैं। जैसे चावल भी हो जाएगा, दूध भी हो जाएगा और ब्रेड भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांग का नियम आधारित है। आप जानते हैं कि मांग का नियम किस पर आधारित है, तो ये आधारित है मूल्य पर। आप जानते हैं कि मूल्य बढ़ जाएगा तो मांग क्या है, कम जाएगा, और मूल्य कम जाएगा तो मांग क्या है, बढ़ जाएगा। तो एक दूसरे क्या है, ये विपरीत होते हैं। मूल्य जब बढ़ता है किसी भी वस्तु का, आप जानते हैं कि मूल्य बढ़ जाता है। मान लीजिए प्याज अभी 100 रुपये किलो हो जाए तो आप क्या करेंगे, सब्जी में डालेंगे चाहे नहीं डालेंगे, नहीं खाएंगे। लेकिन वही प्याज 10 रुपये किलो हो जाए तो आप ढेर से प्याज खरीद के लिए आएंगे। इस प्रकार से मांग का नियम है जो मूल्य पर तय होता है। मांग बढ़ जाए तो मांग बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, मूल्य घटा हुआ है। अगर मूल्य बढ़ गया इसका मतलब क्या है, मांग घटा हुआ है। दोनों एक दूसरे का विपरीत संबंध स्थापित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरक वस्तु में मूल्य वृद्धि से। पूरक वस्तु का मतलब होता है कि एक के बिना एक का काम नहीं चल सकता है। जैसे दाया जूता के बिना बायां जूता का काम नहीं चल सकता है, पेट्रोल के बिना गाड़ी का काम नहीं चल सकता है। तो इस प्रकार से एक बिना एक काम न चलना। जैसे बैट बॉल एक साथ होता है, पेन और स्याही एक साथ हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम पेन खरीद लिए स्याही नहीं लेंगे, बैट खरीद लिए बॉल नहीं लेंगे, गाड़ी खरीद लिया डीजल नहीं बढ़वाएंगे, पेट्रोल नहीं डलवाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। एक के बदला दूसरा का बिना काम नहीं चलना। जैसे एक जूता के बिना दूसरा जूता का काम नहीं, जूता के बिना मोजा का काम नहीं चलना। ये क्या है, एक दूसरे का पूरक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि पूरक वस्तु के मूल्य में वृद्धि। मान लीजिए कि अभी गाड़ी के दाम में वृद्धि हो जाए, क्या करेंगे लोग, पेट्रोल खरीदना छोड़ देंगे। या पेट्रोल के दाम में एक बहुत ज्यादा उछाला जाए तो लोग गाड़ी खरीदना थोड़ा कम कर देंगे। तो इस प्रकार से जब एक का दाम बढ़ता है तो दूसरे का दाम क्या होता है, प्रभावित होता है। तो क्या होता है, एक का मांग बढ़ रहा है, जब मूल्य में वृद्धि हो जाएगा एक वस्तु का तो दूसरी वस्तु के क्या मांग में कमी हो जाएगी, तो मांग घट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि तेल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो गाड़ी के डिमांड में क्या है, घट जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। यानी कि पूरक वस्तु का सिंपल सा अर्थ होता है कि एक के बिना दूसरा का काम न चलना, कि पूरक वस्तु होती है। और पूरक वस्तु में क्या होती है, एक वस्तु का अगर दाम बढ़ेगा तो दूसरी वस्तु के मांग में घट ही जाएगी। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 41, भारत सरकार ने देश में टीकाकरण के प्रबंधन के लिए कौन सा नए प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। ये करंट का क्वेश्चन है। ये यूविन पोर्टल है जो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें टीका कार्यक्रम है। ऐसे मिशन इंद्रधनुष में भी टीका कार्यक्रम दिया जाता है, जिसमें 12 प्रकार के टीके हैं जो दिया जाता है मिशन इंद्रधनुष के तहत। वहीं भारत सरकार का एक और ऐप है, यूविन ऐप है, इसके तहत टीकाकरण का प्रावधान किया गया है। आइए 42 क्वेश्चन है, क्या है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो अरविंद पनगडिया है। अरविंद पनगडिया है जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। वहीं ऋत्विक रंजन पांडे है जो 16वें वित्त आयोग के सचिव हुआ करते थे। देखिए 16वें वित्त आयोग है, इसका जो कार्यकाल है 2026 से लेकर के 2031 तक होगा, 2027 से 31 तक होगा। इनकी इसका मुख्यतः काम है जो 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वहीं इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। टोटल 5 सदस्य का ये समिति होता है। इसकी नियुक्ति है जो राष्ट्रपति करते हैं और ये सिफारिश है आर्टिकल 281 के तहत राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और इसमें मुख्यतः ये प्रावधान होता है कि राज्य और केंद्र के बीच में वित्त का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। टैक्स जो आता है, कलेक्शन होता है, केंद्र सरकार करती है, तो राज्य और केंद्र के बीच में किस प्रकार से इसका हस्तांतरण किया जाए। किसी देश की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में किसके बराबर होती है। तो राष्ट्रीय आय जो किसके बराबर होती है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर किसी भी देश का राष्ट्रीय आय होता है। राष्ट्रीय आय से ही आर्थिक विकास का आकलन किया जाता है कि राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो देश की अर्थव्यवस्था है विकसित हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो इससे आकलन किया जाता है किसका, तो अर्थव्यवस्था का आकलन किया जाता है, राष्ट्रीय आय से ही आकलन किया जाता है। राष्ट्रीय आय जो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, करें निम्नलिखित में कौन सा असत्य है। निम्नलिखित में कौन सा असत्य है। अनुच्छेद 112 बजट की परिभाषा। देखिए भारतीय संविधान में 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, न कि बजट। बजट शब्द हम आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, लेकिन उसी का परिभाषा लिखा हुआ है। आर्टिकल 112 बजट की परिभाषा है, सही है। आर्टिकल 113 अनुदान की मांग है, ये भी सही है। आर्टिकल 113 में अनुदान की मांग है। आर्टिकल 116 में लेखा अनुदान है।
वहीं आर्टिकल 114 में कटौती प्रस्ताव नहीं है। आर्टिकल 114 में है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक बजट प्रस्तुत के बाद विनियोग विधेयक लाया जाता है। संसद से जब पैसा खर्च करना होता है तो संसद में जब संसद से अनुमति लेने के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है, जो आर्टिकल 114 में चर्चा है। कटौती प्रस्ताव जो संसद के एक नियमावली है, संसद की नियमावली है, उसके तहत बजट के मालिक किसी भी विभाग में अगर अधिक आवंटन किया गया है तो विपक्ष के द्वारा कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। अगर कटौती प्रस्ताव पास हो जाती है तो समझा जाता है कि सरकार अभी अल्पमत में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। भारत की केंद्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की देखरेख के लिए कौन सा विभाग एक नोडल विभाग है? तो कौन सा एक व्यय विभाग है जो सार्वजनिक विभाग के नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। कह रहा है कि जब सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के लिए कौन सा विभाग कार्य करती है तो व्यय विभाग कार्य करती है। व्यय विभाग के द्वारा ही बजट का आवंटन, बजट की जो प्रणाली में लेखा जोखा होती है, बजट तैयार है जो व्यय विभाग के द्वारा ही किया जाता है। उसमें और सारे विभाग होते हैं जो बजट तैयार में अपनी भूमिका अदा करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी भारत की राजकोषीय नीति तैयार करती है? राजकोषीय नीति है जो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। वहीं मौद्रिक नीति का था तो मौद्रिक नीति है जो आरबीआई के द्वारा तैयार किया जाता है। आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे। राजकोषीय नीति है जो सरकार तय करती है, यानी कि उसके वित्त मंत्रालय के द्वारा तय किया जाता है। वही मौद्रिक नीति है वो आरबीआई के द्वारा तैयार किया जाता है। सेबी आप देख रहे हैं, सेबी है जो शेयर बाजार, जो मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसको रेगुलेट कौन करती है? सेबी के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को व्यवसाय से जुड़ी कई प्रतिबंध लगाई है? तो अपने नियम का उल्लंघन करने की वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसको आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा था, जिसके वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उस पर प्रतिबंध आरबीआई ने हाल ही में लगाया था। भारत में प्रथम बार कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आप जानते हैं कि उस समय 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के द्वारा ये किया गया था, जिसकी उस समय कुल संपत्ति बैंक का 50 करोड़ से अधिक था। उसका नेशनलाइजेशन उस समय किया गया था। वहीं बाद में 1980 में 6 और बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा वक्र बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के दर के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है? तो अभी हम जिक्र कर रहे थे फिलिप वक्र का। फिलिप साहब यूएसए के एक अर्थशास्त्री थे। इनका कहना था कि अगर किसी भी देश में मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई है तो बेरोजगारी नहीं होगा, और बेरोजगारी है तो महंगाई नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में संबंध है जो फिलिप वक्र के द्वारा ही बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क किस भारतीय उत्पाद को दिया जाता है? इको मार्क है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है, उसे भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये पर्यावरण अनुकूल जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसको इको मार्क दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज बना और उसको इको मार्क भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, तो इसका ये मतलब होता है कि ये पर्यावरण के अनुकूल है, ये इसके निर्माण में पर्यावरण की कम से कम हास्य हुआ है। जैसे पेड़ की कटाई इसमें कम हुई है, पर्यावरण का नुकसान कम हुआ है, इससे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण इससे कम हुआ है, जिसकी वजह से उसे इको मार्क की जो सिंबल है जो भारत सरकार देती है, और इसका सिंपल सा अर्थ है कि पर्यावरण का अनुकूल है, इसे हम यूज कर सकते हैं। ये पर्यावरण में फिर से पुनः बायोडिग्रेडेबल होता है, पुनः ये पर्यावरण के लिए ज्यादा हानिकारक नहीं है वस्तु होता है। तो चलिए आज का हमारा एक सेशन है जो समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।